हेलो स्टूडेंट, आज की जो अपनी ये क्लास है चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 6 है। चैप्टर फर्स्ट का अपना नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इस क्लास में जो आज अपन चर्चा करेंगे वो करेंगे अनेक आवेशों के कारण विद्युत बल की, साथ ही अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक में अपन जो और चर्चा करने वाले हैं, जिन छोटे छोटे से टॉपिकों की, उनमें एक टॉपिक तो अपना रहेगा विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना, यानी विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल किन किन बातों में समानता रखता है और विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल किन किन बातों में असमानता रखते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही एक कूलाम आवेश की परिभाषा जो अभी तक अपन ने नहीं दी थी, आज अपन एक कूलाम आवेश को भी परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन अपनी क्लास। तो सबसे पहले तो अध्यारोपण सिद्धांत है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये अध्यारोपण सिद्धांत की अपन को जरूरत क्या पड़ी। ठीक है, तो अध्यारोपण सिद्धांत समझने से पहले अपन कूलाम के नियम पे वापस चलते हैं। इससे पहले वाली क्लास में जो अपन ने कूलाम का नियम पढ़ा था, तो कूलाम के नियम की जो सीमाएं पढ़ी थी अपन ने, उन सीमाओं में एक और सीमा ये है कि कूलाम के नियम से अपन दो आवेशों के बीच में, जैसे कि मान लो Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी है r, इन दो आवेशों के बीच में विद्युत बल निकाल सकते हैं F बराबर के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर से। ठीक है, ऐसा तो अपन कूलाम के नियम से कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो जैसे कि एक आवेश Q1, Q2, Q3, Q4 और यहां पर कोई आवेश रखा हुआ है Q0, अब इन चार आवेशों के कारण इस Q0 आवेश पर अगर अपन को बल निकालना है तो वहां कूलाम का नियम थोड़ा सा फेल हो जाता है। ठीक है, तो फिर जब चार आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर बल की गणना अपन कूलाम के नियम से नहीं कर सकते हैं, तो फिर उस जगह काम में आता है अपना अध्यारोपण सिद्धांत। ठीक है, अब अध्यारोपण सिद्धांत है क्या वो अपन देख लेते हैं, यानी अध्यारोपण सिद्धांत का कथन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, वो अपन देख लेते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार विद्युत आवेशों के निकाय द्वारा किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, परिणामी विद्युत बल प्रत्येक आवेश के कारण अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो ये तो इसका स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, क्या कह रहा है, इस सिद्धांत के अनुसार विद्युत आवेशों का निकाय, विद्युत आवेशों का निकाय का मतलब ये है बहुत सारे आवेश रखे हुए हों, ऐसा सिस्टम, निकाय द्वारा किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल प्रत्येक आवेश के कारण अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, अब अपन यहाँ पे एक बात और देख लेते हैं कि अध्यारोपण सिद्धांत एक बात को मानता है। ठीक है, वो क्या कहता है कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्यरत विद्युत बल उनके समीप अन्य आवेश की उपस्थिति से अप्रभावित रहता है। ठीक है, यानी अध्यारोपण सिद्धांत में जिस कथन को अपन काम में लेते हैं वो कथन क्या है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच में जो विद्युत बल लग रहा है वो विद्युत बल अन्य आवेश की उपस्थिति से अप्रभावित रहता है। ठीक है, अब
इस स्टेटमेंट को अपन यहां पे देख लेते हैं कि आवेशों का निकाय अपन देख लेते हैं कि मान लो जैसे एक आवेश Q1, दूसरा Q2, Q3, Q4, ऐसे ही बहुत सारे आवेश रहे होंगे और ये आवेश मान लेते हैं अपन कितना है Qn वो आवेश है। इसके कारण किसी आवेश जैसे अपन मान लेते हैं Q0, इस Q0 पर अपन को क्या करना है, परिणामी बल निकालना है। तो अपन ऐसा कूलॉम के नियम से नहीं कर सकते थे, तो फिर वहां पर आया अध्यारोपण सिद्धांत। और अध्यारोपण सिद्धांत क्या कह रहा है कि अनेक आवेशों के निकाय के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल प्रत्येक आवेश के कारण अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे कि यहां पे इन दोनों के बीच की दूरी R1, इनके बीच की R2, इन दोनों के बीच की R3, R4 और ऐसे ही Q0 और Rn के बीच की Rn सदिश है। ठीक है, अब जैसे अपन को क्या करना है, Q1, Q2, Q3, Q4, Qn के कारण बल निकालना है किस पे, Q0 पर। तो Q1 के कारण सबसे पहले Q0 पर बल देख लेते हैं। तो यहां पर सुविधा के लिए आप ये मान लो कि सारे समान प्रकृति के हैं, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में प्रतिकर्षण, यानी ये इसको धक्का देगा तो किधर देगा, इसी रेखा का अनुदिश इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस दिशा में जो Q1 के कारण बल लग रहा है उसको मैं मान लेता हूं F1 सदिश। ठीक है, Q2 के कारण Q0 पर, तो Q2 अगर Q0 को धक्का देगा तो किधर देगा, इस डायरेक्शन में, जिसको अपन मान लेते हैं F2 सदिश। Q3 के कारण ऐसे ही अपन देखें तो इसी रेखा का अनुदिश Q3 सदिश, ऐसे ही Q4 के कारण जो बल लगेगा F4 सदिश, और ऐसे ही N वाले के कारण जो लगेगा वो क्या लगेगा, Fn सदिश। ठीक है, अब इससे पहले वाले जो क्लास में अपन ने एकांक सदिश की बात करी थी, वहां पे मैंने बोला भी था कि अगर मान लो दो आवेशों के कारण बल लग रहा है या दो आवेशों के बीच में बल लग रहा है तो अपन बलों की डायरेक्शन को आसानी से बता सकते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में अगर आपसे पूछे कि F4 किधर लग रहा है, तो आप कहोगे कि ऊपर, तो ऊपर तो Fn भी लग रहा है, F3 भी लग रहा है ना। जैसे आपसे बोलते कि F2 किधर लग रहा है कि सर राइट डायरेक्शन में, तो राइट डायरेक्शन में तो ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। तो ऐसी समस्या ना हो इसके लिए एकांक सदिश काम में ले लेते हैं। तो यहां पर अपन ने क्या किया, F1 की डायरेक्शन जिधर है उधर अपन ने बोल दिया R1 कैप, ऐसे ही R2 कैप, R3 कैप, R4 कैप और Fn जिस डायरेक्शन में उसको क्या नाम दिया, Rn कैप। ठीक है, तो ये अब आपसे अगर पूछे कि F3 किस डायरेक्शन में है तो आप फटाक से बोल दोगे R3 कैप की डायरेक्शन में, तो यानी सामने वाला समझ जाएगा कि बल किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं बोलने की जरूरत नहीं है। आपसे जैसे फॉर एग्जांपल बोल दे कि F2 किस डायरेक्शन में, आप फटाक से बोल दोगे R2 की डायरेक्शन में, तो फिर कोई भी गलती से ऐसे नहीं समझेगा। क्या समझेगा कि बल किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो एक बात और यहाँ पे ध्यान भी रखना कि एकांक सदिश का सिर्फ काम दिशा दर्शाना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार कि अनेक आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर बल परिणामी जो रहेगा वो प्रत्येक आवेश के कारण बलों के सदिश योग के बराबर रहेगा। पहले आवेश के कारण F1, तो यहां पर हो जाएगा F1 सदिश प्लस दूसरे के कारण F2 सदिश प्लस F3 सदिश प्लस डॉट 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 प्लस Fn सदिश। यहां पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो व्यंजक है, ये अपन ये कह सकते हैं कि ये जो सूत्र है या ये जो समीकरण है ये इसी सिद्धांत का गणितीय रूप है। ठीक है, अध्यारोपण सिद्धांत का गणितीय रूप है, यानी जो अपन यहाँ पे थ्योरेटिकली बोल रहे हैं उसी को अपन ने गणितीय रूप में लिख दिया। ठीक है, अब यहां से अपन क्या है F1, F2, F3, Fn निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कूलॉम के नियम से, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और सदिश रूप में अगर आपको याद हो तो अपन ने लिखा था इधर F सदिश और इधर लगाया था R कैप। तो सदिश रूप में कूलॉम के नियम ये होता है। ठीक है, तो यहां से अगर अपन F1 निकालें तो F1 देखो, F1 सदिश बराबर, ये समीकरण नंबर 1, F1 सदिश बराबर क्या होगा, K Q1 कितना है, Q1 तो Q1 ही है। चलो Q2 देख लेते हैं, Q2 किस पे बल लग रहा है, Q0 पर, तो ये तो Q1 और ये Q2 की जगह कितना जाएगा
क्यू नॉट अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r1 का स्क्वायर और r1 कैप। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन से बोले F2 सदिश, देखो F2 सदिश कहां है, तो Q2 के कारण Q0 पर बल F2 सदिश है, तो क्या हो जाएगा K Q0 अपॉन R2 का स्क्वायर R2 कैप। ऐसे ही अगर अपन से निकालने की बोले तो अपने पास क्या हो जाएगा, F3 सदिश बराबर क्या होगा, K Q3 Q0 अपॉन R3 का स्क्वायर और R3 कैप। ऐसे ही और भी आते जाएंगे और लास्ट में अपन निकाल लेते हैं Fn सदिश। ये क्या रहेगा, तो देखो K Qn किस पे बल लग रहा है, Q0 पर, Q0 दोनों के बीच की दूरी Rn, तो Rn का स्क्वायर और Rn कैप। अब F1 F2 F3 Fn के मान समीकरण 1 में रखने पर F1 F2 F3 डॉट 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 Fn सदिश के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 में मान रखेंगे F1 F2 F3 डॉट 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 Fn के, तो रखो मान, क्या होगा देखो, तो अब अपने पास क्या हो जाएगा, F सदिश बराबर F1 की जगह क्या रखोगे, K Q1 Q0 अपॉन R1 का स्क्वायर R1 के प्लस K Q2 Q0 बाई R2 स्क्वायर R2 के प्लस डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही F3 का मान भी यहाँ बीच में आएगा, F4 का भी आएगा, F5 का भी आएगा, ऐसे ही लास्ट में अपना जो है Fn उसका रख देते हैं F K Q N Q0 अपॉन Rn का स्क्वायर Rn कैप। अब समीकरण 1 में मान रखने पर अपन को ये इक्वेशन मिली है, इनमें से कुछ कॉमन आ रहा हो तो देख लो क्या क्या कॉमन आ रहा है। एक तो K सभी में कॉमन है, Q0 की सभी में कॉमन है, तो अपने पास क्या क्या बचा, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस डॉट 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 प्लस Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन अनेक आवेशों के निकाय के कारण किसी एक आवेश पर परिणामी बल का व्यंजक है। इसी को अपन अन्य रूप में अगर लिखना चाहें तो अन्य रूप में इसे क्या लिख सकते हैं, तो देखो इसे व्यापक रूप में समीशन रूप में अगर अपन लिखना चाहें तो समीशन रूप में क्या रहेगा वो लिखना, और अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं F सदिश बराबर K Q0 समीशन I बराबर 1 से कहां तक n तक, तो Q I R I स्क्वायर R I कैप। ठीक है, इस रूप में अपन इसको लिख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि घबराने की आपको जरूरत नहीं, इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है वो समझते हैं। समीशन I बराबर 1 से n तक Q I अपॉन R I स्क्वायर R I कैप, इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है देखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, जहां I है 1 रखो, तो Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप, फिर समीशन का मतलब प्लस का चिन्ह लगाओ, फिर पहले ये कर दिया 2 रखो, तो Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस फिर 2 के बाद 3 रखो, फिर 4, फिर 5, ऐसे ही लास्ट में अपन को कितना रखना है n, तो Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप। यानी ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसी का मतलब ये है, और ये जो लिखा हुआ है इसी का मतलब ये है, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो समीकरण है, ठीक है, जिसे अपन समीकरण 2 और 3 नाम दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 व 3 ही समीकरण 2 व समीकरण 3 ही अनेक आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर
परिणामी बल का व्यंजक है। तो ये तो अपना हो गया है क्या, अध्यारोपण का सिद्धांत। अब अपन बात कर लेते हैं अगला जो अपना छोटा सा टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक क्या है, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना कि जब भी किन्हीं दो राशियों में कभी भी तुलना पूछे तो तुलना में समानता और अंतर दोनों लिखे जाते हैं। चाहे समानता 2 ही लिखो और अंतर भी 2 ही लिखो, लेकिन समानता और अंतर दोनों ही लिखे जाते हैं। तो यहां पर अपन पढ़ेंगे कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल किन किन बातों में एक दूसरे के समान है, या किन किन बातों में एक दूसरे से समानता दर्शाते हैं और किन किन बातों में एक दूसरे से असमानता दर्शाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं समानता यानी सिमिलरिटी। कौन कौन सी इनमें समानता है। तो पहली समानता मैं आपको बता दूं कि दोनों बल निर्वात में भी लग सकते हैं। ठीक है, यानी दो आवेश अगर निर्वात में रखे हुए हो तो उनके बीच में बल लगेगा। और मैं आपको यहां पे बता भी दूं कि सबसे ज्यादा जो आवेशों के बीच में बल लगता है वो सबसे ज्यादा बल कहां पे लगता है, निर्वात में। एक और बात मैं आपको यहां पे बता दूं कि जैसे कि द्रव्यमानों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो भी निर्वात में भी लग सकता है। माध्यम चाहे निर्वात हो, ठीक है, या फिर अन्य कोई माध्यम हो, गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है। जैसे इसको अपन इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि पृथ्वी और सूर्य, ठीक है, या फिर 2 ग्रह कोई से भी अन्य ले लो, है ना, ये ग्रह और ये तारा, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो तब भी लग रहा है जबकि इनके बीच में कहीं ना कहीं निर्वात भी है, निर्वात होने के बावजूद भी लग रहा है। तो माध्यम हो या निर्वात दोनों बल कार्य करते हैं, यानी ये वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल जो है माध्यम और निर्वात दोनों में कार्य करते हैं। दूसरी सिमिलरिटी क्या है, दूसरी ये है कि दोनों बलों की परास जो है अनंत है। दोनों की मैक्सिमम परास कितनी है, अनंत है। और बात अगर अपन देखें, तीसरी सिमिलरिटी क्या है, दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना का मतलब आप सिर्फ इतना समझ लें, जो भी बल व्युत्क्रमानुपाती है r² के, तो वो अपन कह देंगे कि बल है ना व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करता है, यानी पहले तो व्युत्क्रम और फिर उसका वर्ग। तो जैसे कि यहाँ पे F व्युत्क्रमानुपाती है r², तो ऐसा रिलेशन अगर अपन को मिल रहा है तो अपन बोल देंगे कि बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना कर रहा है। तो जैसे कि अपन जानते हैं कि F ग्रेविटेशनल क्या होता है, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r², और F इलेक्ट्रिक क्या होता है, K q1 q2 अपॉन r²। तो Fg व्युत्क्रमानुपाती r² और Fe व्युत्क्रमानुपाती r², यानी दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करते हैं। अगली बात अगर अपन यहां पे देखें तो दोनों बल केंद्रीय बल है, दोनों बल केंद्रीय बल है। आपको याद हो तो इससे पिछले वाले वीडियो में, पिछली वाली क्लास में मैं बता भी चुका हूं कि केंद्रीय बल क्या होता है कि दो पिंडों के केंद्रों को या फिर दो आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश करने वाले अनुदिश कार्यरत बल क्या कहलाते हैं, केंद्रीय बल। ठीक है, तो दोनों बल केंद्रीय बल हैं। अगला चौथा, दोनों बल संरक्षी बल है, सॉरी ये चौथा था और ये पांचवा। दोनों बल
दोनों बल संरक्षी बल है। संरक्षी बल का मतलब यह है कि दोनों बलों के द्वारा किसी बंद पथ में किया गया कार्य कितना होता है, 0। संरक्षी बलों की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे बल जिनके द्वारा एक पूरे बंद पथ में किया गया कार्य 0 हो, क्या कहलाते हैं, संरक्षी बल। जैसे कि 11वीं क्लास में अपन स्प्रिंग बल के लिए अपन बात करी थी, तो अपन ने प्रूव भी किया था एक बंद पथ में किया गया कार्य 0 होता है। तो ऐसे ही गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल दोनों के लिए एक बंद पथ में इन बलों द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, 0, यानी दोनों ही बल क्या है, संरक्षी बल। तो ये तो इनकी समानता होगी, पहली समानता है, निर्वात में भी लग सकते हैं, दूसरी इनकी मैक्सिमम प्रास अनंत है, तीसरा व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करता है, चौथा केंद्रीय बल है और पांचवा संरक्षी बल है। अब अपन यहाँ पे देख लेते हैं इनकी असमानता, यानी ये दोनों बल किन किन बातों में अलग अलग हैं, ठीक है, या इनमें असमानता कौन कौन सी है। तो असमानता की अगर अपन बात करें तो जिसको अपन बोल देंगे डिफरेंस, इनमें अंतर कौन कौन से हैं। तो पहला अंतर है विद्युत बल दो आवेशों के मध्य कार्य करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के मध्य कार्य करता है, द्रव्यमानों के मध्य कार्य करता है। दूसरा जो अंतर है विद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकृति का हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। अगला है तीसरा, दो या दो से अधिक विद्युत बलों का परिणामी शून्य हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बलों का परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। अगला जो चौथा है विद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो ये इनकी असमानता होगी कि विद्युत बल तो आवेशों के मध्य कार्यरत होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के मध्य कार्यरत रहता है। अगला, विद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है। अपन ने देखा है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, यानी एक द्रव्यमान वाला पिंड दूसरे द्रव्यमान वाले पिंड को हमेशा आकर्षित ही करेगा, कभी प्रतिकर्षित नहीं करेगा। अगला,
दो या दो से अधिक विद्युत बलों का परिणामी शून्य हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल का परिणामी शून्य नहीं हो सकता। इसका कारण यहाँ है, जैसे कि आकर्षण बल को अगर अपन नेगेटिव से डिनोट कर रहे हैं तो प्रतिकर्षण को पॉजिटिव से करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव समान पॉजिटिव और समान नेगेटिव जीरो हो सकता है। लेकिन चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का है तो इसका परिणामी कभी भी शून्य नहीं हो सकता। एक और बात, विद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। अपन ने देखा है, कल अपन बात कर रहे थे कि दो आवेशों के बीच में अगर निर्वात या वायु में बल 80 न्यूटन का लग रहा है, जब अपन ने जल में देखा था तो बल कितने का लगा था, 1 न्यूटन का। तो विद्युत बल तो माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता। यानी गुरुत्वाकर्षण बल अगर निर्वात में 80 न्यूटन का लग रहा है तो पानी में भी 80 न्यूटन का ही लगेगा। तो ये तो असमानता और समानता अपन ने पढ़ ली विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। अब अपन देख लेते हैं जो कि छोटा सा टॉपिक अपना है, एक कूलाम आवेश की परिभाषा। ठीक है, तो इस एक कूलाम आवेश की परिभाषा के बाद अपन आगे कुछ पढ़ने वाले भी नहीं है। ठीक है, तो एक कूलाम आवेश को परिभाषित कर लेते हैं और उसके बाद फिर आज की ये क्लास अपने समाप्त हो जाएगी। एक कूलाम आवेश की परिभाषा। ठीक है, पहली परिभाषा तो मैं यहीं से कूलाम के नियम से दे देता हूं। ठीक है, और दूसरी परिभाषा अपन धारा का जो फॉर्मूला था I बराबर Q/T से वहां से देंगे। और धारा अपने 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो ध्यान आ जाएगा आपको फटाक से। ठीक है, तो विद्युत बल का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2/R²। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दें कि यदि मैं K की वैल्यू तो आप जानते हो ना, जहां K कितना है, एमकेएस पद्धति में 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो K की वैल्यू होगी। अब यहां से यदि मैं आपसे बोलूं कि Q1 बराबर Q2, दोनों आवेश बराबर हैं और कितने के हैं, 1 कूलाम के, इनके बीच की दूरी भी मैं कितनी ले लूं, 1 मीटर। तो F बराबर किसके रहेगा, K के, चूंकि 1 × 1 और फिर नीचे भी 1, चलो लिख भी देते हैं, अपॉन 1 का स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा किसके, K के, यानी F जो रहेगा वो 9 × 10⁹ न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो यदि परिभाषा बना रहे हैं अपन यहां से, यदि दो समान परिमाण के आवेश जो 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, तब उनके मध्य निर्वात में बल 9 × 10⁹ न्यूटन लग रहा हो तो आवेश को 1 कूलाम आवेश कहते हैं। ठीक है, यानी यदि दो समान परिमाण के आवेश जो कि 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे हुए हों और उनके बीच में बल 9 × 10⁹ न्यूटन का लग रहा हो, तो जो आवेश है उनको अपन क्या कहेंगे, 1 कूलाम आवेश। एक परिभाषा तो ये होगी। अब दूसरी परिभाषा अपन देख लेते हैं। दूसरी परिभाषा क्या है, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या है, I बराबर होता है Q/T, यानी आवेश प्रवाह की जो दर होती है वो धारा होती है। तो 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा I बराबर होता है Q/T। तो यहां से Q बराबर क्या हो जाएगा, I × T। एक बात और ध्यान रख लेना कि यहां पर जो यहां से आवेश का जो एक और मात्रक रहेगा वो मात्रक क्या हो सकता है, धारा का मात्रक एम्पियर इंटू समय का मात्रक सेकंड। तो आवेश का जो वास्तविक मात्रक होता है एमकेएस में वो क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकंड। लेकिन इस एम्पियर इंटू सेकंड को अपन शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, अन्य मात्रक नाम दे दिया कूलाम, इसको अपन डिनोट करते हैं C से। अब यहां से अगर 1 कूलाम की परिभाषा देनी है, यानी आवेश को अपन को कितना करना है, 1,
तो उसके लिए आई कितना होना चाहिए, 1। यदि आई कितना हो, 1 एम्पियर और टी कितना हो, 1 सेकंड, तो क्यू कितना हो जाएगा, 1 कूलम, या अपन कह दें 1 एम्पियर इंटू सेकंड। ठीक है, तो 1 कूलम की परिभाषा यहां से अगर अपन दे रहे हैं तो क्या परिभाषा बनेगी, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा, जिसे अपन बोलते हैं विद्युत धारा, 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो तार में प्रवाहित आवेश 1 कूलम होगा। तो चालक तार में प्रवाहित आवेश 1 कूलम होगा। तो ये 2 परिभाषाएं अपन ने दे चुके हैं 1 कूलम आवेश की। पहली परिभाषा तो थी कि यदि 2 समान परिमाण का आवेश निर्वात में रखे हुए हो और उनके बीच में कार्यरत बल 9 × 10⁹ न्यूटन का हो तो आवेश को क्या कहेंगे, 1 कूलम आवेश। दूसरी परिभाषा, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित हो तो चालक तार में प्रवाहित आवेश को क्या कहेंगे, 1 कूलम आवेश। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यही खत्म है। ठीक है, और आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जब भी अपनी ये ऑनलाइन क्लास होती है तो बच्चों आपसे एक विशेष रिक्वेस्ट है कि आप है ना इसको लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। ठीक है।